हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और अपने लास्ट लेक्चर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने ये पेज 1 की स्टडी पूरी तरह से कर ली थी, इसको अच्छे से देख लिया था। अब आइए आज के इस लेक्चर में हम इस पेज 2 के साथ में कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले ये जो गिवन पैराग्राफ है इसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर इससे यहाँ पे पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमें जो इस पैराग्राफ में डिस्कशन करना है वो है आपका डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। डायगोनल रिलेशनशिप देखिएगा ध्यान से, ये क्या होता है। पहले तो हम ये समझते हैं कि एग्जिबिट कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए, आपके पास है लिथियम, उसके नीचे प्रेजेंट होता है आपके पास में सोडियम। लिथियम के बाद कौन आता है? बेरिलियम। बेरिलियम के नीचे प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम। बेरिलियम के बाद बोरॉन। बोरॉन के नीचे अल्मुनियम, और इस तरह से सीरीज ये आगे चलती रहती है। यहाँ पे हमने शब्द लिखा है डायगोनल। डायगोनल का मतलब आपको पता ही है, जैसे मान लीजिए ये एक स्क्वायर है तो ये पार्ट उसका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये लिथियम जो है डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है मैग्नीशियम के साथ में, और ये बेरिलियम शो करता है अल्मुनियम के साथ में। यानी यहाँ पे ये पाया जाता है, मैं इस बात को लिखता हूँ कि लिथियम एंड मैग्नीशियम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? काफ़ी हद तक सिमिलर होती हैं। सिमिलरली जो बेरिलियम है और एल्युमिनियम है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती हैं। इसको एक तरीके से और हम कह सकते हैं कि जो लिथियम है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा डिफ़र करती हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ग्रुप। विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ग्रुप, यानी अगर मैं ग्रुप 1 में बात करूं तो जिस तरह का बिहेवियर लिथियम शो करता है वो अपने ग्रुप में और अदर मेंबर शो नहीं करते। जैसे मान लीजिए अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं, ये मान लीजिए ग्रुप 1 है, तो ये जो लिथियम है ये क्या करेगा? कुछ अलग तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। कहते हैं ना कि खानदान से हमारे एकदम अलग ही है उसका व्यवहार। तो ये मान लीजिए ग्रुप 1 का खानदान है तो सबसे अलग हो जाता है। सिमिलरली ग्रुप 2 की अगर कोई फैमिली है तो उसमें जो बेरिलियम का बिहेवियर है, यहाँ पे जो बेरिलियम का बिहेवियर है ये बाकी इस वाले ग्रुप से क्या होता है? अलग हो जाता है। और ये मिलता किससे है? इसकी जैसे बेरिलियम है तो इसकी आदतें किससे मिलेंगी? तो ये अपने डायगोनल में बैठे अल्मुनियम से आदत मैच करेगी, और इस लिथियम का यहाँ पे बैठा हुआ मैग्नीशियम के साथ में आदत मैच करती है। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये बात आपको पहले से क्लियर समझ में आनी चाहिए कि डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है। अब इसका रीज़न क्या है? देखो, ये जो डायगोनल रिलेशनशिप है इसको इसी चैप्टर में डिटेल में हमको बाद में भी पढ़ना है। यहाँ पे बस बेसिक से पॉइंट्स हम कवर कर देते हैं। पहला कारण जो होता है वो होता है सिमिलर साइज़ का। इसको समझते हैं सिमिलर साइज़ क्या है। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए है मेरे पास लिथियम। लिथियम के नीचे है सोडियम, यहाँ पे है मेरे पास बेरिलियम, फिर है इसके नीचे मैग्नीशियम। आप देखो, जब आप ये मान लीजिए मैं लिथियम का साइज़ मान लेता हूँ, कुछ x मान लेता हूँ, ठीक, इसका मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं सपोज कर रहा हूँ इसका साइज़ है मान लीजिए x, ठीक है। तो जब आप लिथियम से बेरिलियम में मूव करोगे तो ऑब्वियस ही बात है इस डायरेक्शन में मूव करने पे क्या हो जाएगा? साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। साइज़ क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी अब जो यहाँ पे साइज़ होगा वो ऑलरेडी क्या होगा? एक्स से थोड़ा सा लेस हो चुका होगा, ठीक। लेकिन जब आप बेरिलियम से मैग्नीशियम में मूव करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यानी जो एक्स थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ था अब उसी में क्या होगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो वापस से आप ये पाएंगे कि इस मैग्नीशियम का भी साइज़ अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा? एक्स। जब आप इस डायरेक्शन में मूव किए, ठीक, ये वाला डायरेक्शन में आप जब गए तो साइज़ थोड़ा सा घट गया। लेकिन वापस से जब आप नीचे वाला डायरेक्शन मूव किए तो आपको पता है डाउन द ग्रुप जाने पे साइज़ बढ़ता है, तो वापस से थोड़ा सा वो जो लॉस हुआ वो गेन हो गया। तो अप्रॉक्सीमेटली होता क्या है कि लिथियम का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है मैग्नीशियम के। ये भी एक कारण बताया जाता है आपका डायगोनल रिलेशनशिप का, ठीक है। दूसरा फैक्टर इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है जो यहाँ पे बुक में हमारे दे रखा है वो होता है आप कह सकते हो चार्ज टू साइज रेशियो। चार्ज टू साइज रेशियो ये वाली चीज़ें भी यहाँ पे डिस्कस करती है। चार्ज साइज रेशियो, या इसी को और अच्छे से मैं लिखूँ तो चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, ये वाली चीज़ें भी सिमिलर होती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ये दो रीज़न को हम बस लिस्ट आउट कर रहे हैं। इसी चैप्टर में आगे हमें इस डायगोनल रिलेशनशिप को विथ केमिकल
रिएक्शंस के साथ भी डिस्कस करना तो वहाँ पे इसको और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायगोनल रिलेशनशिप। एक चीज़ और है, हम जानते ही हैं कि हमारे पास में जो सोडियम और पोटेशियम एलिमेंट्स होते हैं इनके कुछ यूज़ के बारे में भी डिस्कस करना है। तो सबसे ज़्यादा हमारे आपको पता है बॉडी में सोडियम पोटेशियम पंप भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो जिसका काम होता है आयोनिक बैलेंस मेंटेन करके रखना। जो बायो वाले स्टूडेंट होंगे वो ज़्यादा अच्छे समझ रहे होंगे, आयोनिक बैलेंस को क्या करना, मेंटेन करके रखना। तो इस तरह के इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूज़ भी हैं जो हमारे बायोलॉजिकल फ्लूइड्स को मेंटेन करने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। तो यही था पैरा 1 में। अब चलते हैं एनसीईआरटी के ऊपर और वहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं। देखो पहले लिखा हुआ है लिथियम और बेरिलियम ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट होती है फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप। बताया था मैंने कि खानदान में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी आदतें दूसरों से अलग होती है, वही बात यहाँ पे लिखी गई है। और इसकी आदतें मिलती किससे हैं? देखो लिथियम सिमिलरिटी शो करता है किसके साथ में, मैग्नीशियम के साथ में। बेरिलियम किसके साथ में, अल्युमिनियम के साथ में। इसी तरह की रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। इसका कारण क्या क्या है? तो देखो सिमिलर आयोनिक साइजेस होता है, या दूसरा है चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया कि सिंपल यूज़ दे दिया है कि यूज़ क्या क्या है, तो आप देख लो सोडियम और पोटेशियम आयंस का हमारे यहाँ पे लार्ज प्रोपोर्शन इन बायोलॉजिकल फ्लूइड, जो कि बेसिकली सोडियम पोटेशियम पंप्स प्रेजेंट होते हैं, वो वाली बातें हैं। और ये आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो ये है ऑल फ्रॉम द पैरा 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमें धीरे धीरे ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दे रखी हैं इन सभी को डिस्कस करना है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ग्रुप 1 एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स को अलग से इसकी प्रॉपर्टीज़, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमको डिस्कस करनी है वो क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आइए इसको एक बार डिस्कस करते हैं। चलिए आइए, यहाँ पे जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही सिंपल सा है, आप सभी लोग जान ही रहे होंगे, तो इसको फास्टली यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमें पता है, जैसे मान लीजिए आप लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है। तो आप क्या लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s1 कर देंगे। इस तरह से सोडियम का बोलूँ तो आप क्या बोलेंगे, Z = 11, एटॉमिक नंबर 11 है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसी यहाँ पे 3s1, ठीक है। तो लास्ट वाले को देख के जनरलाइज कर दिया गया कि इसके लास्ट जो भी ऑर्बिट होगा उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो इसीलिए इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या हो जाती है, ns1। ये क्या हो जाएगा, इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी सिंपल सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ठीक है। और होता क्या है, यही ns1 यही एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और ये अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करते हैं, अचीव कर लेते हैं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेते हैं, या कहते हैं ऑक्टेट को अपने कंप्लीट कर लेते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसीलिए ये क्या, जो जितने भी ये आपके मेटल्स होते हैं ना, जैसे सोडियम है, तो इसको तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, तो ये तुरंत एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और Na+ में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं पोटेशियम की बात करूँ तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, K+ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, ये जितने भी मेटल्स हैं ना, सोडियम और पोटेशियम, ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं। इसीलिए ये हमेशा आपके कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, या इसी को ऐसा मैं कह सकता हूँ और कि ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फ्री स्टेट में नहीं होने का मतलब कि सोडियम एज सच सोडियम के फॉर्मेट में नहीं प्रेजेंट होगा, वो किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्मेट में प्रेजेंट होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि नोबल गैसेस हैं तो वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं करती, वो तो एकदम अनरिएक्टिव है, तो वो क्या करेंगे, आपकी कंबाइंड वो आपकी फ्री स्टेट में देखने को आपको मिल जाएंगी। मैं लिख देता हूँ, वो अगर होंगी तो वो फ्री स्टेट में आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अल्कली मेटल्स जो हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं, अल्कली मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इस वजह से ये इस फ्री स्टेट में कभी भी आपको प्रेजेंट देखते हुए नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, जो पहले वाले लिखा हुआ था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और भी प्रॉपर्टीज़ को एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, फिर एक बात में हम एक साथ ही में एनसीईआरटी में वहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे। अगली प्रॉपर्टी जो हमको डिस्कस करनी है वो है हमारे पास
एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। ठीक है, ये टॉपिक भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, हम सबको पहले से पता ही है। होता क्या है बेसिकली कि आपको पता है जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो क्या होता है, आपका रेडियाई क्या करती है, आपकी इंक्रीज करने लग जाती है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं साइज़ के ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज करूँ, सबसे छोटा साइज़ हो जाएगा लिथियम, उसके बाद में सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। ठीक है, फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव है तो उसको डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये हमारा साइज़ का हो जाएगा। सिमिलर साइज़ किसकी हो जाएंगी आपकी, अगर आयोनिक रेडियाई में बात करोगे तो प्लस लगा दो सबके आगे, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस। तो ये इसका रेडियाई का ऑर्डर हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, जो बेसिक सा चलता है वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी वर्क कर जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक जो फिर NCERT में हमारे दे रखा है वो क्या है आपका, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देखो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी को क्या हम बोलेंगे, आपको पता है जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते जाओगे तो क्या होता जाएगा, साइज़ बड़ा होता जाएगा। साइज़ बड़ा होता जाएगा तो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में ये अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, ये अट्रैक्शन कम होता जाएगा। और जैसे जैसे अट्रैक्शन कम होता जाएगा उतनी ही मेरे को लेस एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यानी अगर मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के हिसाब से भी चीज़ों को अरेंज करूँ तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी हो जाएगी, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा हो जाएगी लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम की। ये हमारा सीक्वेंस देखने को मिल जाएगा। इसी वजह से जो सीजियम है, क्योंकि इसकी क्या होती है सबसे लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में, इसीलिए इसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज़ करते हैं। ये आपने पहले से जानते होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में हम सीजियम मेटल को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन भी आता है क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। तो यहाँ पे हमने 3 प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई और आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको अब एक बार NCERT से हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारी यहाँ पे हेडिंग है, इसको देखते हैं एक बार हम। तो सिंपल सा है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, NS1 होती है। यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये NS1 होती है। और ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, M+ आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, फ्री स्टेट में कभी भी पाए नहीं जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग जो हमको देखनी थी वो क्या थी, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। ये वाला बात था हमारे सामने। तो आइए इसको भी एक बार हम यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए। देखो, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई ऑफ द अल्कली मेटल इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, दैट इज़ लिथियम से सीजियम में जब हम मूव करते हैं तो लगातार आपका क्या होगा, आयनिक रेडियाई या हो आपकी एटॉमिक रेडियाई, दोनों की दोनों क्या होंगी आपकी, इंक्रीज कर जाएंगी। नेक्स्ट जो टेबल है यहाँ पे आप देख लो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का दे रखा है। तो सिंपल सा है कि सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी हो जाएगी, तो आपको पता ही है लिथियम से अगर आप सीजियम में मूव करोगे तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी लिथियम की और सबसे कम हो जाएगी सीजियम की। फिर यहाँ पे उसी चीज़ का ये पूरा का पूरा आपका रीज़न दे रखा है क्या होता है, ये हम ऑलरेडी आपका पीरियोडिक टेबल से जानते आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमको डिस्कस करनी है, जिससे क्वेश्चन भी आते हैं, वो है हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसको एक बार हम अलग से थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। मैं थोड़ा सा आपको हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए अब जो हमको कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है वो है आपका हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, देखिए यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी, जैसे अगर मैं बोलता हूँ लिथियम है, ठीक है, तो लिथियम के ऊपर भी +1 चार्ज ही प्रेजेंट है। और वहीं पे अगर मैं आपको बात करूँ, जैसे मान लीजिए पोटेशियम है, ठीक, ये हो गया पोटेशियम, मैं इसको बड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, इसके ऊपर भी +1 चार्ज ही है। यानी ये पोटेशियम मेटल जो है ये क्या है, इतना बड़ा साइज़ है, मान लीजिए इस पोटेशियम मेटल का, ठीक, ये उसका साइज़ है इतना बड़ा। इस पूरे स्फेयर के ऊपर क्या है, सिंगल चार्ज है। और यहाँ पे लिथियम है जिसका साइज़ इतना छोटा है, फिर भी इसके ऊपर +1 चार्ज ही है। यानी अगर मैं एक बात बोलूँ तो आप ये कह सकते हो कि चार्ज टू साइज़ रेशियो, चार्ज टू
साइज़ का अगर मैं रेशियो बोलूँ तो किसका ज़्यादा है? देखो चार्ज तो सबके ऊपर कांस्टेंट है, +1 यहाँ भी है और +1 यहाँ भी है, लेकिन इसका साइज़ है लेस और इसका साइज़ है मोर। तो ऑब्वियस ही बात है, चार्ज टू साइज़ रेशियो की बात करूँगा तो उसमें ये वाली चीज़ लिथियम आपका डोमिनेट कर जाएगा इन कंपैरिजन टू पोटेशियम। इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चार्ज टू साइज़ रेशियो से ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। देखो ये अगर है लिथियम, ठीक, जिसका साइज़ है इतना छोटा, तो इस प्लस को आपका कह सकते हो, जब आप वाटर के अंदर जब एक्वस मीडियम प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा ना कि ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होंगे, इसको पास आएंगे इस तरह से इससे बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, यानी इसको सॉल्वेट करने के लिए इस तरह से तमाम इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, इससे बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास में इस तरह से आएंगे। जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को उसके पास आना पड़ जाएगा। वहीं पे देखो इस तरह से है ये पोटेशियम, अब ये है बड़ा सा स्फीयर, आउटर स्फीयर है, ठीक है। तो अब ये जो आउटर बाउंड्री है, आप सोचो, खुद ही सोचो, इसके ऊपर है चार्ज डेंसिटी कम, यानी बड़ा हो गया साइज, तो जो ओवरऑल प्लस चार्जेस इस आउटर स्फीयर पे प्रेजेंट होंगे वो हो जाएंगे कम। तो इसीलिए लिथियम के कंपैरिजन में कम वाटर मॉलिक्यूल आएंगे इसको सराउंड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि जितना ज़्यादा इस आउटर लेयर के पास पैसा होगा या जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसके अगल बगल घूमेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस पोटेशियम के आउटर सरफेस पे पैसा ही कम है, यानी चार्ज ही कम है, तो वाटर मॉलिक्यूल जिसको सराउंड करेंगे वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि इसी को हम टेक्निकल टर्म में क्या देते हैं कि चार्ज अपॉन साइज रेशियो, जिसका ज़्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो सबसे छोटा अगर साइज़ तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी लगभग उतनी ज़्यादा। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप बताइए। सबसे ज़्यादा हो जाएगा लिथियम, फिर हो जाएगा पोटेशियम, फिर हो जाएगा प्लस में होगा लिथियम पोटेशियम, फिर सोडियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, फिर आ जाएगा रुबिडियम, देन कम्स दी सीजियम, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। देखिए यहाँ पे सिंपली लिख दिया है कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पीज़ होती हैं ये डिक्रीज हो जाती हैं विथ इंक्रीजिंग साइज। यहाँ पे ये लिस्टिंग दे दिया है और आपको पता है लिथियम सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे उस चीज़ को अलग से मेंशन कर दिया कि लिथियम की मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन प्रेजेंट है और ये हमेशा मोस्टली हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये आपका डबल हाइड्रेटेड है, यानी LiCl.2H2O के फॉर्मेट में ये क्या करता है, आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब जो हमें नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है हमारे पास में ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में पहले हमें ये वाला जो गिवन पैराग्राफ है इसको यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। इसमें मैं आपको बेसिकली बताऊँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका फ्लेम टेस्ट। इस पैराग्राफ के अंदर जो चीज़ इसने डिस्कस कर रखी है वो क्या है, आपका फ्लेम टेस्ट को डिस्कस कर रखा है। इसका मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और फिर ये जो हमारा ये जो टेबल की रीडिंग है ना, ये वाला जो टेबल है इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा। ये जो टेबल है इसकी रीडिंग जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी फिर, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के ये जो फ्लेम टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है इसको यहाँ पे हम थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमें यहाँ पे जो डिस्कस करना है वो है हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बहुत सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है जहाँ से क्वेश्चन भी खूब बनते हैं वो है हमारे पास में फ्लेम टेस्ट। अब पहले ये समझते हैं फ्लेम टेस्ट होता क्या है, ठीक है। आप YouTube पे सर्च करना फ्लेम टेस्ट के, आपको तमाम वीडियोस दिख जाएंगे बहुत सारे, उसमें से आपको समझ में एक्चुअल रियलिटी फील भी करवा देंगे कि फ्लेम टेस्ट एक्चुअल में क्या चीज़ है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जैसे मान लो यहाँ पे एक सोडियम मेटल का पीस आपने लिया, ये मान लीजिए एक आपका सोडियम मेटल का पीस है, ठीक है, सोडियम मेटल का पीस है। आप अगर उसको बर्न करो इस तरह से, ठीक है, ये मान लीजिए कोई फ्लेम है, आप इस तरह से उसको बर्न करते हैं तो आप ये पाएंगे कि जैसे ही आप इसको बर्न करेंगे इसकी फ्लेम का जो कलर है, यानी यहाँ पे ये इस तरह से आपका कह सकते हो येलो फ्लेम में ये क्या होने लगेगा, बर्न होने लगेगा। ये कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से अगर आप क्या करोगे कि अगर आपने मान लीजिए पोटेशियम मेटल यहाँ पे लिया, ये आपका क्या है, मान लीजिए ये आपका है पोटेशियम मेटल आपके सामने प्रेजेंट है, आपने इसके ऊपर इस तरह से फ्लेम टेस्ट किया तो इसके लिए भी एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आप बर्न करोगे तो ये कौन सा कलर दे देगा, मान लो इसको सीजियम मेटल मान लो, कलर भी सेम दिख जाएंगे। ये मान लो सीजियम मेटल है तो इसका कलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको ब्लू फ्लेम दिखने लगेगी, यानी ये ब्लू फ्लेम के साथ में जलने लगेगा। तो फ्लेम टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर मेटल को हीट करते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जब भी आप किसी
मेटल को क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने पे होता क्या है, उससे जो फ्लेम निकलती है, जैसे मान लीजिए ये जो आग निकल रही है उसके थ्रू जो पास करने पे, इसका क्या होता है, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। इसी कलर के बेसिस को ही हम क्या कहते हैं, फ्लेम टेस्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसका फ़ायदा क्या है कि आपको कोई अननोन मेटल दिया गया, जैसे मान लीजिए एक आपको मेटल दिया गया और आपको पता करना है कि ये मेटल जो है ये कौन सा मेटल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस मेटल को पकड़ना है और इसको आपको फ्लेम में बर्न कराना स्टार्ट करना है। अगर इसके अंदर से ब्लू फ्लेम निकल के आ गई, जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया, तो कन्फर्म हो जाएगा कि ये आपका सीजियम मेटल है। सिमिलरली अगर आपने बर्न किया और इसके अंदर से येलो फ्लेम निकल के आने लगी, तो ये क्या हो जाएगा आपको कन्फर्म हो जाएगा कि ये कौन सा मेटल है, सोडियम मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह के आपके थोड़े बहुत फ्लेम टेस्ट का यूज़ होता है। अब पहले ये समझते हैं इसका रीज़न क्या है, फ्लेम टेस्ट का रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या होता है फ्लेम टेस्ट का। देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको पता है ये डिफरेंट ऑर्बिट्स प्रेजेंट हैं किसी भी एटम के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका पहले इस ऑर्बिट में प्रेजेंट था। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन जो कि आपका ग्राउंड लेवल पे प्रेजेंट है। आपने क्या किया, इसको हीट किया, इस इलेक्ट्रॉन को, मतलब इस मेटल को आपने हीट किया। जैसे ही हीट किया तो आपने क्या किया, उस हीट के थ्रू इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, आपने एनर्जी का सप्लाई दे दिया। जैसे ही किसी को एनर्जी मिलेगी तो अब वो तो अपने ग्राउंड स्टेट में रहना ही नहीं चाहेगा, वो इस एनर्जी को लेकर तुरंत कहाँ चला जाएगा, इस तरह से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन आपको पता है जो भी एक्साइटेशन होता है वो काफ़ी देर का तो होता नहीं है। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या होना होगा, यहाँ पे इस तरह से वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे रिटर्न होना होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट, ये कौन सा स्टेट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है एक्साइटेड स्टेट, और ये वाला कौन सा है इसका, ये है इसका ग्राउंड स्टेट। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में रिटर्न हो रहा होगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ एनर्जी इमिट करेगा। वही जो एनर्जी इमिट करती है वो आपकी विजिबल रेंज में होती है, और उसी से हमें पता चलता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम क्या है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट था, इसको एनर्जी मिली तो ये आपका एक्साइटेड स्टेट में चला गया। फिर बाद में एक्साइटेड स्टेट बहुत कम टाइम का होता है, तो वो एक्साइटेड स्टेट से आपका ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा। जब ये ग्राउंड स्टेट में इस तरह से वापस आएगा तो उस टाइम कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा। हर एनर्जी एक कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की होती है। यहाँ पे ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है ये आपकी विजिबल रीजन में होती है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक कलर इम्पार्ट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली फ्लेम टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये इसका कारण है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इन सभी मेटल्स का आपका फ्लेम टेस्ट का कलर याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबका आपको फ्लेम टेस्ट याद ही होना चाहिए। अब जैसे देखो, लिथियम का कौन सा होता है, तो उसको हम कहते हैं क्रिम्सन रेड कलर का होता है। अब देखो, ये तो एक चीज़ केमिस्ट्री का आप कह ही सकते हो, ये खासियत कह लो या इसकी बुराई कह लो। अब यहाँ पे रेड नहीं रह जाता, येलो नहीं रह जाता। रेड को जब भी लिखना होगा तो आपको क्रिम्सन रेड लिखना ही पड़ेगा। सिंपल रेड टिक करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ भी ऑप्शन दिखेगा क्रिम्सन रेड ही होगा। हाँ, इन जनरल समझने के लिए हम उसको रेड बोलेंगे। ठीक है, क्रिम्सन रेड। इसकी कौन सी फ्लेम हो जाएगी, येलो। इसकी कौन सी फ्लेम हो जाएगी, वॉयलेट। इसकी रेड, वॉयलेट। अब वॉयलेट भी वॉयलेट नहीं है, यहाँ पे है रेड वॉयलेट। और लास्टली इसका तो आपको बता ही दिया मैंने, ब्लू फ्लेम इसकी होती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया आपका फ्लेम टेस्ट के रिगार्डिंग। अब कुछ और छोटी मोटी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको और डिस्कस कर लेते हैं, ताकि वो जो पैसेज है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला वो कंप्लीट हो जाए। देखो, आपको पता है जितने भी मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। सॉफ्ट मेटल्स यानी जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। इसका रीज़न, इसको सॉफ्ट मेटल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखो इनके पास में क्या है, सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वही तो लूज़ करके ये क्या करते हैं, Na+, K+, Rb+, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से लो मेटालिक बॉन्डिंग होती है, लो मेटालिक बॉन्ड बनते हैं। जितने ज़्यादा
आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी। तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसीलिए लो मेटालिक बॉन्डिंग होती है। और जब बॉन्ड वीक है तो ऑब्वियस ही बात है मेटल भी कैसा हो जाएगा आपका, वीक हो जाएगा। वीक होने का मतलब सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका कारण है कि इनको हम सॉफ्ट मेटल्स क्यों कहते हैं। इसीलिए आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि सोडियम पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जिनको विथ अ पीस ऑफ नाइफ हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो यही कारण है लो मेटालिक बॉन्डिंग उसका क्या हो जाता है, रीज़न हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल सा। और बाकी छोटी मोटी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आपको पता होगा डेंसिटी हो गई, ठीक है, या मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया, वो थोड़ी बहुत नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करती हैं। हाँ, डेंसिटी में थोड़ा सा एक जगह एक्सेप्शन है, वो अभी हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको वहाँ पे बता देंगे, ठीक है। डेंसिटी में क्या एक्सेप्शन है, चाहो तो लिख लो कि जो सोडियम की डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है पोटेशियम से, ठीक है। इन जनरल क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी बढ़ती जाती है, लेकिन फिर भी सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज़्यादा हो जाती है। तो ये है। बाकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल से ट्रेंड चलते हैं, वही आपका यहाँ भी फॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए अब वापस से एनसीईआरटी पे चलते हैं और वहाँ से पॉइंट्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं जितना भी अभी तक हमने पढ़ा। देखिएगा लिखा गया है अल्कली मेटल्स आपके कैसे हैं, सॉफ्ट मेटल्स हैं और लाइट मेटल्स हैं, ठीक है। इनकी डेंसिटी भी क्या है, कम है। एक छोटा सा एक्सेप्शन, जो पोटेशियम इज़ लाइटर देन सोडियम, ये वाला है जो मैंने आपको डेंसिटी वाले चीज़ में भी बता दिया। अच्छा, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लेस क्यों है, देखो यहाँ पे रीज़न लिखा है, वीक मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। नेक्स्ट बात की गई है फ्लेम टेस्ट की, कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है इसमें क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कलर को इम्पार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट देयर इज इमिशन ऑफ रेडिएशन इन द विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम एज गिवन बिलो। तो एक विजिबल रेंज में आते हैं जिसकी वजह से ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम को देते हैं। यहाँ पे ये आपके कलर्स हो गए, जैसे ये वाले जो कलर्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना। और ये देखिए यहाँ पे ये बात भी लिख दिया गया कि रेस्पेक्टिव फ्लेम टेस्ट की मदद से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा मेटल वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो इस पैरा 1 जो है हमारा, इसमें यहाँ पे दे रखी हुई हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास में ये आपका एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला टेबल है। इसमें से सभी की सभी प्रॉपर्टीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, तो एज सच कुछ नया इसमें बच नहीं गया है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो आज इसको यहीं तक हम रखते हैं, अपने नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ में फिर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका एक कंप्लीट डिस्कशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।